गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा भड़गोतिया और हम अनुवांशिकी पढ़ रहे हैं, सॉरी जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो जेनेटिक्स में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने मोस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ लिए थे। अब आज हम जो है नेक्स्ट लास्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर का, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस क्या होता है पहले मैं ये बता देती हूँ। जनरली अगर देखा जाए तो हमारे अंदर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? ए होता है, बी होता है, ए बी एंड ओ। ये 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। पर हमारे अंदर एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर जो था उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने। इसको सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था रेसस मंकी में। रेसस मंकी मतलब कि स्पीशीज होती है जिसको सबसे पहले उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने या उसके ब्लड के अंदर उन्होंने आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं, अगर पर्सन की भी हम बात करें तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिनको आरएच पॉजिटिव बोला जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनमें कि एब्सेंट होता है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें ये एब्सेंट होता है, उनको आरएच नेगेटिव बोला जाता है। तो जिनमें प्रेजेंट होगा उनको आरएच पॉजिटिव, जिनमें नहीं होगा उनको आरएच नेगेटिव कहते हैं। क्योंकि आरएच पॉजिटिव जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है आरएच फैक्टर, तो ये डिपेंड करता है एंटीबॉडीज पर। क्योंकि आरएच पॉजिटिव जो पर्सन होते हैं उनमें एंटीबॉडीज बनती है, और आरएच नेगेटिव जो होते हैं उनमें इसमें देखा जाए तो एंटीबॉडीज नहीं बनती है। तो यहाँ पर इस डिसीज में इसका क्या मीनिंग होता है? जनरली अगर देखा जाए तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिस्टिलिस का मतलब ये होता है इरिथ्रोसाइट में होने वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। और पिटिलिस का मतलब होता है चाइल्ड जो मदर वॉम्ब के अंदर होता है, ऐसे चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं जो फीटस के फॉर्म में होता है, मतलब मदर वॉम्ब के अंदर होता है। अगर एक तरह से देखा जाए तो प्रेगनेंसी पीरियड की हम बात कर रहे हैं जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे पर्सन जिनमें कि अगर मान लीजिए कोई मेल जो है वो आरएच पॉजिटिव और फीमेल जो है वो आरएच नेगेटिव है, और अगर इन दोनों का मैरिज हो जाती, मान लो आरएच पॉजिटिव मेल और आरएच नेगेटिव फीमेल की अगर मैरिज हो जाती है और अगर उसको प्रेगनेंसी होती है, तो जब उसका चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है या ऐसा कहें जब चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, तो चूंकि चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड जो होगा आरएच पॉजिटिव होगा और फीमेल क्या होगी, आरएच नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है एंटीबॉडीज के कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि जो चाइल्ड होगा उसमें तो एंटीबॉडीज बनेंगी क्योंकि वो आरएच पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें वो जीन्स ट्रांसफर हुए हैं। तो अगर मान लीजिए अगर उसमें ये जीन्स ट्रांसफर हुए तो उसके कारण क्या होता है, जो चाइल्ड के एंटीबॉडीज होती है वो कहाँ चली जाती है, मदर के एंटीबॉडीज के अंदर। अगर वो उसके अंदर जाती है, मतलब उसके ब्लड के अगर अंदर जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो बच्चा होता है तो उसकी ब्लड सेल्स जो होती है वो रप्चर हो जाती है या उसका लाइसिस हो जाता है। तो उसके लाइसिस होने के कारण क्या होता है, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आरएच फैक्टर पर। आरएच फैक्टर जिन पर हर सभी पर्सन्स में नहीं होता है, कुछ पर्सन्स में होता है, जैसे आरएच पॉजिटिव जिनमें होगा और आरएच नेगेटिव ऐसे पर्सन जिनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये इसके कारण भी बच्चों में फिर डिसीजेस होती है। बच्चे जो होते हैं ऐसे मदर वॉम्ब के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है, वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट डिसीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स तो हमने पढ़ लिए थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो थे वो जीन्स से रिलेटेड थे, मतलब जीन्स में अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उसके कारण ये होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब कि क्रोमोसोम्स में अगर कोई डिफेक्ट होते हैं। अब क्रोमोसोम्स की नंबर में भी डिफेक्ट हो सकते हैं, क्रोमोसोम की साइज में भी डिफेक्ट हो सकते हैं, या क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरली भी कोई चेंज हो सकते हैं। तो ये भी अलग अलग टाइप की होती है। पहला आता है जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम, इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चरली चेंज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर चेंज किस में आ रहा है, सेक्स क्रोमोसोम्स में आ रहा है, पर नंबर्स पर डिपेंड करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, नंबर्स पर। तो पहला जो चेंज है वो ऑटोसोमल चेंज होता है,
कारण ये डिसीज होती है। तो पहला आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी डिसीज है जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के नंबर में डिफेक्ट होने के कारण होती है। ये कैसे होती है मैं बता देती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 22 पेयर होते हैं, है ना। अगर 22 पेयर क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम अगर बढ़ जाता है, मतलब कि हम इसको मान लेते हैं कि 44 टाइप क्रोमोसोम्स है, तो 44 क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम और बढ़ जाएगा तो उसके कारण क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं। तो 45 होने के कारण या 47 हो जाएंगे क्योंकि दो सेक्स क्रोमोसोम्स भी होंगे, तो उसके कारण क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। और ये कहाँ पर होता है? हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 है। तो 46 में अगर एक क्रोमोसोम और बढ़ गया तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 47 हो जाते हैं। और ये कहाँ पर होता है? क्रोमोसोम्स में पेयर्स होते हैं। तो 21 पेयर का जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाएगा। तो अगर और ऐड हो गया तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। और अगर किसी चाइल्ड में 47 क्रोमोसोम्स हो गए तो ऐसे जो चाइल्ड होते हैं तो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मंगोलॉइड होते हैं। मंगोलॉइड का मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे का फेस जो होता है वो बड़ा होता है, चौड़ा सा फेस होता है, जीभ या ऐसा कि जीभ भी मोटी होती है, और जो लिप्स होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, और हेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं। तो ऐसे जो चाइल्ड होते हैं वो मंगोलॉइड्स दिखते हैं। तो ऐसे इस डिसीज को मंगोलॉइड डिसीज भी या आइडियोइसी भी बोला जाता है। और ऐसे बच्चे के जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, या फिर ऐसा कहीं स्टेराइल मेल भी हो सकते हैं। स्टेराइल मेल बोला जाता है, जो कि आपने देखा होगा जैसे जिनको स्टेराइल मेल्स जो होते हैं, जैसे छक्के जिनको हम बोलते हैं, तो वो इसमें आते हैं। और फिर आते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है, एक्चुअली ये देखा जाए तो 18th नंबर का जो पेयर होता है इसमें क्रोमोसोम्स की नंबर बढ़ जाती है। तो क्रोमोसोम की नंबर बढ़ जाती है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 ही होते हैं, और पोजीशन अलग होती है। जैसे डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें 21 पेयर का जो क्रोमोसोम होता है उसकी नंबर बढ़ेगी, पर एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है तो 18th पेयर वाला जो क्रोमोसोम होता है उसकी नंबर अगर बढ़ जाती है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन को एडवर्ड सिंड्रोम होता है। एडवर्ड सिंड्रोम में भी ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं। मेंटली रिटार्डेड आपने देखा होगा कि ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है ऐसे बच्चों का उनकी बॉडी पर, और आईक्यू लेवल उनका 0 ही होता है। एक तरह से वो किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, या तो वो सुनेंगे नहीं या तो उनको सुनाई कम देता है। और ऐसे बच्चे भी स्टेराइल ही होते हैं, स्टेराइल मेल ही होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर तक उनकी लाइफ होती है। 1 ईयर तक ही वो सर्वाइव कर पाते हैं, इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं। आँखें जो होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ऐसे बच्चों की जीभ बहुत ज़्यादा मोटी होती है जिससे वो बोल नहीं पाते, मुंह खुला होता है, और लार जो होती है सीक्रेट होती रहती है, टोटल टाइम सलाइवा का सिक्रेशन उनसे होता रहता है। तो ऐसे जो चाइल्ड होते हैं वो मेंटली रिटार्ड होते हैं और 1 साल से ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। तो ये तो ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें चेंजेस के कारण हो रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम के नंबर में जो चेंज होते हैं। तो आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? 1 पेयर होते हैं, मतलब कि या तो एक्स एक्स होंगे या एक्स वाई होंगे। ये मेल में होंगे एक्स 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 वाई, और ये जो होंगे ये फीमेल में होंगे। तो अगर इनमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट होता है तो ऐसे जो पर्सन होंगे वो भी अलग ही, उनमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम अगर देखें तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी नंबर बढ़ जाती है। तो ये मैं समझा रही हूँ आपको टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ऑटोसोम तो ये होते हैं, अब क्या होता है इसमें जो वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसकी नंबर बढ़ जाती है। तो इसके कारण यहाँ पे कम हो जाती है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। टोटल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए यहाँ पर इसमें क्या होता है एक ही नंबर कम हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 45, मतलब एक क्रोमोसोम इसमें कम हो गया है। टोटल कितने होना चाहिए कि 46 होना चाहिए, पर अभी कितने हो गए हैं? 45, क्योंकि एक क्रोमोसोम जो होता है उसकी नंबर कम हो जाती है।
तो इसके कारण क्या होते हैं, ऐसे जो पर्सन्स होते हैं उनमें भी डिफेक्ट होते हैं। अब चूंकि इसमें 8 क्रोमोसोम होंगे तो फीमेल जो होती है, फीमेल कैसी हो जाती है, इसमें स्टेराइड होती है। उनके भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या ब्रेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते, उनका डेवलपमेंट एक तरह से देखा जाए तो प्रॉपर नहीं होगा। और उनकी जो ओवरीज होती है तो ओवरीज में जो एग्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं ऐसी। फिर आता है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, नेक्स्ट वाला ये वाला। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम में भी सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी पोजीशन में, उनकी नंबर्स में चेंजेस होता है। तो उसके कारण क्या होता है, क्रोमोसोम की एक एक्स क्रोमोसोम एडवांस हो जाता है ना। तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम की नंबर्स में चेंज होगा। तो क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जो है उसको देख लेते हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होना चाहिए, 44 ऑटोसोम्स होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, 2x और y क्रोमोसोम की नंबर क्या हो गई, बढ़ गई 44, 45, 46 और 47। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 47 हो गए, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम इसमें बढ़ गया है। तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं, ना तो वो मेल दिखते हैं ना फीमेल, वो भी क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल होने के कारण और इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, और ब्रेस्ट भी जो होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, डेवलपमेंट नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इनके अनडेवलप्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो एक्स डबल वाई सिंड्रोम है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा एक्स डबल वाई सिंड्रोम। तो इसमें भी क्या होता है भाई, 44 ऑटोसोम और नंबर जो है वो एक्स डबल वाई हो गया, मतलब कि वाई क्रोमोसोम की नंबर इसमें क्या हो गई, बढ़ गई है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए हैं, 47 हो गए। अगर क्रोमोसोम की नंबर बढ़ गई तो ऑब्वियसली ऐसे जो मेल होंगे उनमें भी क्या होगा, वो भी एक तरह से स्टेराइल मेल होंगे, ना तो उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ना वो ना तो मेल दिखते हो ना ही वो फीमेल देखते हैं। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। और नेक्स्ट इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसे जो पर्सन होते हैं वो जनरली क्रिमिनल उनकी प्रवृत्तियां होती हैं कुछ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और टोटली मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मंदबुद्धि या मेंटली रिटार्डेड से होते हैं वो पूरी तरीके से। और इसीलिए इसको क्रिमिनल डिसऑर्डर भी बोला जाता है, क्योंकि क्रिमिनल उनकी प्रवृत्तियां होती, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ऐसे पर्सन को। फिर नेक्स्ट आता है क्रेड्यूचेट। तो क्रेड्यूचेट जो डिसीज होती है, तो अब हम नेक्स्ट जो डिसीज है वो पढ़ रहे हैं चेंज इन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम। अब हम यहाँ से हट जाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है अगर उसमें कोई चेंज आता है तो ये दो डिसीजेस हम पढ़ेंगे उसमें। इसको क्रेड्यूचेट बोल रहे हैं, क्रॉनिकल ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो इसमें क्या होता है यहीं पर समझा देती हूँ मैं आपको। क्रेड्यूचेट जो डिसीज होती है उसको कैट क्राई डिसीज भी बोला जाता है। कैट क्राई डिसीज क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या होता है, ये भी जो है क्रोमोसोम्स की एक तरह से जो स्ट्रक्चर है उसमें होने वाला चेंज है। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में तो मान लो क्रोमोसोम की जो स्मॉल आर्म होती है वो क्या होती है, टूट जाती है। अगर स्मॉल आर्म अगर टूट गई तो वो उस आर्म पर जो जीन्स थे वो आगे फ्लो नहीं होंगे, मतलब ऐसे बच्चे जो होते हैं उसमें उतने सिम्टम्स नहीं आएंगे, उतने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे जो उसकी आर्म टूटकर अलग हुई है। तो ये जो आर्म होती है क्या होती है, इसकी टूट जाती है या रप्चर हो जाती है। तो उसके कारण क्या होते हैं, ऐसे जो पर्सन होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आते हैं, उनका वोकल बॉक्स जो होता है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। इसके कारण ऐसे जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड की जो रोने की आवाज होती है तो वो क्राई जब करते हैं तो उस समय उनकी साउंड जो होता है वो कैट जैसा निकलता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैट क्राई डिसीज, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो रोते हैं तब उनके बिल्ली के बच्चे की तरह उनके रोने की आवाज होती है। और ये होता है 5th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 5th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम के आर्म के टूटने के कारण होता है। इसका आर्म क्या होती है, रप्चर होकर या डैमेज हो जाती है, जिसके कारण कि उतने कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड में नहीं आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो चाइल्ड होता है उसका वोकल बॉक्स जो होता है वो अनडेवलप्ड हो जाता है। और ऐसे चाइल्ड की जो वॉइस होती है वो कैट की तरह होती है, तो जब वो रोते हैं तो उसकी क्राइंग कैसी होती है, कैट लाइक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनिक ग्रेन्युलोसाइटिक
ल्यूकेमिया। तो क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक जो ल्यूकेमिया होता है, तो इसमें जो पर्सन होता है उसमें 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम जो होता है, तो उसकी जो बड़ी आर्म होती है उस आर्म के टूटने के कारण होता है। इतनी आर्म मान लो टूटकर अलग हो गई, तो ऑब्वियसली इतने कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें फ्लो नहीं होंगे, तो उस कारण से ये डिसीज उनमें होती है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें WBCs की नंबर बढ़ जाती है और RBCs की नंबर क्या होती है, उनमें कम हो जाती है। तो उस डिसीज को बोला जाता है ल्यूकेमिया, क्योंकि ल्यूकेमिया के कारण क्या होता है कि आरबीसी तो कम होती है पर WBCs की नंबर्स क्या हो जाती है, WBCs की नंबर बढ़ जाती है, जिसके कारण कि क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया। इस डिसीज को ही बोला जाता है ल्यूकेमिया, क्योंकि इसको क्या बोला है, क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्योंकि इसमें जो 21 या 21th पोजीशन पर जो क्रोमोसोम होता है उसकी बिग आर्म जो होती है वो टूटकर बढ़ जाती है या रप्चर हो जाती है, जिसके कारण कि उतने जो WBCs को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर इस क्रोमोसोम पर वो जीन्स प्रेजेंट है जो WBCs को कंट्रोल कर रही है, तो उसके कारण क्या होगा, WBCs की नंबर बढ़ जाएगी और RBCs की नंबर कम हो जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्रोमोसोम्स पढ़ लिए हैं, जीन्स पढ़ लिए हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं, मेंडल के चार्ट हमने सारे पढ़ लिए हैं, मोनोहाइब्रिड प्रोसेस पढ़ लिए हैं, डायहाइब्रिड प्रोसेस पढ़ लिए हैं। अब इनका मॉलिक्यूलर बेसिस हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।